नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान से 5,400 करोड़ रुपए की लागत वाली अनेक विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विकास की गति को और तेज करना केंद्र और राज्य की प्राथमिकता है। मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? लेकिन साथियों, आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। અને સાથીઓ, તૈયારી કરો હવે। हमारी सरकार जीएसटी में પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા મોટી ભેટ સોગાત તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે। और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी,
और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा। इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है। आर्मी वॉर कॉलेज में पहली बार आयोजित त्रिसेवा सम्मेलन रण संवाद को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध के सभी आयामों पर गंभीर शोध की आवश्यकता है। इसमें नेतृत्व, प्रेरणा, प्रौद्योगिकी और युद्धक रणनीति और युद्ध कौशल जैसी अहम बातें शामिल हैं। जनरल चौहान ने कहा कि जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें एक विकसित भारत के रूप में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा। Fountainhead of ideas and knowledge in the ancient times. However, when we look at contemporary times, we have a number of literature on military history, on the wars which are fought by us, but very little literature on scholarly analysis of these wars or academic discourse on strategy and operational art. In fact, if you look at today's op-ed page of Times of India, the center one, there's an article by General Vinay Shankar, former DG Artillery, and he speaks about missing in action, the Atmanirbharta of ideas. So that, I think he's echoing my sentiment in this particular thing. It's very timely. Actually, it's in today's Times of India. So serious research needs to be done on all dimensions of war. That is about leadership, motivation, technology, tactics, strategy. उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। सुदर्शन रेड्डी की लखनऊ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा और प्राथमिक इंतजाम कड़े किए गए। उनके स्वागत और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सीएम सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं और नशा मुक्ति पर और पर्यावरण संदेश फैलाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नेताओं के साथ भाग लिया और हरियाणा विधानसभा में विशेष साइकिल यात्रा निकाली गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि हरियाणा विधानसभा का आज तीसरा दिन है, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइकिल के जरिए से विधानसभा पहुंचे और बड़े नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिल रही है विधानसभा में। और इसके साथ ही आज सत्र का तीसरा दिन है। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सीएम सैनी साइकिल के जरिए से बता दें विधानसभा पहुंचे और नशा मुक्ति को लेकर संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नेताओं के साथ भाग लिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हरियाणा विधानसभा का आज तीसरा दिन है। आप जानते हैं अंकित जी, व्यायाम तो आदमी की दिनचर्या का एक हिस्सा है और व्यायाम से ही एक्टिविटी बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो उन्होंने कहा भी है, फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया, कि हम अगर योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तो विकास की गति। नशे को लेकर गांव-गांव में नर्सरियां भी खोली गई, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग की बात करें या दूसरे महकमों की बात करें, खेल विभाग की बात करें, उस कवायद को कितना और आगे बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, वो खेल नर्सरियां खुली हुई हैं कि हमारा युवा खेलों की तरफ बढ़े, नशे की तरफ न बढ़े, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो उस प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नशा चला जाएगा, तो नशा तो खराब कर देता है। कितना अच्छा युवा हो, उसको धराशाही कर देता है, खोखला कर देता है और उसका इम्पैक्ट परिवार पे भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है
व्यक्ति पे भी पड़ता है, क्योंकि नशे के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी आ रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सन 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को हरियाणा सरकार में बता दी कि नौकरी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा में सन 1984 के सिख विरोधी दंगों में कुल 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी 121 परिवारों के वर्तमान सदस्यों को उनकी सहमति के आधार पर प्राथमिकता के साथ नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, दंगों में भारी नुकसान भी हुआ था। सन 1984 में हुए दंगों में 20 गुरुद्वारे, 221 मकाने और 154 दुकानें और इसके साथ ही बता दें कि 3 रेल डिब्बों और इसके साथ ही वाहनों में और आग के हवाले कर दिए गए थे। अभी इस महान सदन ने जो 9वें सिख गुरु, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं, उनके 350 साल शहीदी दिवस सर्वसम्मति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु अभी भी प्रदेश में मेरे दौरों के दौरान यदा कदा पीड़ित परिवारों के सदस्य मुझे मिलकर अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि 40 वर्ष पहले दुख का जो पहाड़ उन पर गिरा था, वे उसे न तो अभी तक भूल पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश की उपलब्धियों पर गर्व जताया। उन्होंने लिखा कि यह भारत की वह सफलता है जो भारत को विकसित में मिली हुई है और भारत के जीन्स का हिस्सा है। सीएम योगी ने खास तौर पर लखनऊ के लाल ग्रुप कैप्टन और इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं इसरो अध्यक्ष को भी बधाई दी। उन्होंने दोनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आगामी कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया और राज्य की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आचार्य का स्वागत करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम जैसे संत समाज को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बता दें कि सुपौल में आयोजित मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य आम नागरिकों में मतदान के महत्व और लोकतंत्र में उनकी भूमिका को समझाना है। यात्रा के दौरान नेताओं ने लोगों से सक्रिय रूप से अपने मत का प्रयोग करने का आह्वान किया और स्थानीय लोगों ने नेताओं का स्वागत किया और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने चिराग दिल्ली स्थित सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापा मारा है। अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की यह कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर कुल 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। इसमें सौरभ भारद्वाज का आवास भी शामिल है। बता दें कि हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही सरयू नदी के घाटों पर श्रद्धालु स्नान के लिए जुटने लगे हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि हरतालिका तीज पर सरयू घाटों पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तीज का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। पावन अवसर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की है। मंदिर परिसर और आसपास के भक्तिमय माहौल देखने को मिला और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। गंगानगरी वाराणसी में गणेश चतुर्थी 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों और पंडालों को सजाने का काम शुरू हो चुका है। शहर के विभिन्न इलाकों में बता दें कि मूर्तिकार भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है और पूजा सामान, सजावट और मिठाइयों की दुकानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। प्रशासन ने पर्व के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार की है। पश्चिम बंगाल में मदर टेरेसा की 115वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कोलकाता स्थित ऑफ चैरिटी के मदर टेरेसा हाउस में सामूहिक प्रार्थना सभा हुई। साध्वी बहनों और श्रद्धालुओं ने मिलकर प्रार्थना की और गरीबों और वंचितों की सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को नमन किया। इसके साथ ही मदर हाउस परिसर में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता में मदर टेरेसा को नमन किया गया और उनकी बता दी कि 115वीं जयंती पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। और इसके साथ ही बता दी कि मदर हाउस में सामूहिक प्रार्थना सभा रखी गई, जहां उनको बता दी कि उनकी 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही साध्वी बहनों और श्रद्धालुओं ने प्रार्थना भी की।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पुराने यमुना पुल से मिले ताजा वीडियो में नदी का तेज बहाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। दिल्ली से एक खबर है, जहां लगातार बता दें कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है। जिसके बाद बता दें कि पुराने यमुना पुल से अब काफ़ी ज़्यादा तेज बहाव और प्रशासन ने बता दें कि शिविर बनाए हैं, आश्रय बनाए हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से एक खबर है, जहां यमुना और इसके साथ ही बता दें कि जलस्तर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है, राहत सामान लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, आश्रय बनाए गए हैं, ताकि बता दें कि किनारे में रह रहे लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही उन तक हर सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही रास्ते जलमग्न हो गए हैं, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि अब लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश के बाद रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खतरे के निशान से भी ऊपर यमुना नदी बहती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश का असर अब साफ दिखने लगा है। लगातार हो रही बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर घाटों और निचले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी में अब नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। घाटों और निचले इलाकों में जाने से बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि निचले इलाके में ना जाएं। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की है और इसके साथ ही नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, ताकि कोई भी खतरा ना मंडराए। और इसके साथ ही बता दें कि बुरी तरह से रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश का असर देखने को मिल गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर काफी तेजी से बह रहा है और नदी के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि घाटों और निचले इलाकों में जाने से बचें। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बता दें कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पे हैं, जिससे लोगों में काफी ज्यादा डर भी देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर तेजी से बह रहा है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों में ना जाने की अपील की है। और इसके साथ ही नदी के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, ताकि कोई भी खतरा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि बुरी तरह से यातायात प्रभावित हुआ है, रास्ते जलमग्न हो गए हैं। और अभी भी मौसम विभाग ने बता दें कि अगले कुछ घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवश्यक काम पर ही बाहर निकलें। और इसके साथ ही मंडी में नदी किनारे अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में जाने से बता दें कि अपील की गई है कि निचले इलाकों में ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन ने लोगों को सलाह भी दी है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में बता दें कि और भारी बारिश की चेतावनी और इसके साथ ही संभावना जताई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।